हेलो दोस्तों, इजराइल की ऐसी हालत क्यों हो गई है कि उसे रशिया से भी सही से बोलना पड़ रहा है। शायद इसकी वजह ईरान है, क्योंकि ईरान से रशिया के रिश्ते यूक्रेन वार की वजह से और भी ज्यादा करीबी हो गए हैं और ईरान से जब रशिया करीब आ रहा है तो इजराइल से उसकी दूरियां भी बढ़ रही हैं। और क्योंकि इजराइल प्रो वेस्टर्न है इसीलिए वो वार में यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए भी उसकी दूरियां रशिया से बढ़ रही हैं। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि आखिर रशिया और इजराइल के रिश्ते कैसे हैं और अगर इजराइल के रिश्ते रशिया से खराब हुए तो उसका इजराइल पर और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर जब से स्टार्ट हुआ है दुनिया दो भागों में बट गई है। एक यूक्रेन के साइड वाली प्रो वेस्टर्न कंट्रीज हैं और एक रशिया के साइड वाली कंट्रीज हैं। पर दोस्तों, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो उन देशों को प्रॉब्लम नहीं होती जो रशिया या अमेरिका में से किसी एक के साथ होते हैं, क्योंकि वो अपना साइड इजिली पिक कर लेते हैं। जैसे इंडिया रशिया का बड़ा एलाई है तो उसे अपना साइड पिक करने में जरा भी प्रॉब्लम नहीं हुई। उसी तरह ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज यूएसए के साइड हैं तो वो भी यूक्रेन का साइड आसानी से लिए हुए हैं। पर यहाँ प्रॉब्लम उन देशों को हो जाती है जिनके रिश्ते दोनों ही कंट्रीज से अच्छे हों, जैसे कि इजराइल। यूं तो ये पूरी तरीके से प्रो वेस्टर्न है, अमेरिका और यूरोप का बड़ा एलाई है, पर रशिया से भी इसके रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे रहे हैं, क्योंकि लाखों इजरायली रशिया में रहते हैं और लगभग 10 लाख रशियंस भी इजराइल में रहते हैं। इवन रशियन इजराइल में बोली जाने वाली थर्ड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है आफ्टर हेब्रू एंड अरेबिक। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ यूक्रेन में भी यहूदियों की आबादी वार से पहले लगभग 2 लाख के करीब थी। ऐसे में इजराइल को दोनों कंट्रीज का सपोर्ट करना पड़ता है। इजराइल में रह रहे रशियन यहूदियों की तादाद लगभग 15% है, जो कि यहाँ के वोटर्स भी हैं। इसीलिए इजरायली गवर्नमेंट रशिया यूक्रेन वार में बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसी हुई है। नतीजा ये हुआ कि जब वार शुरू हुआ तो यूं तो उसने ऑफिशियल रूप से रशिया की निंदा की, लेकिन बाकी यूरोपियन कंट्रीज की तरह रशिया पर किसी भी तरह के प्रतिबंध नहीं लगाए। इसी सिचुएशन में दूसरी प्रॉब्लम ये भी थी कि इजराइल के बॉर्डर से सटा हुआ देश है सीरिया, जहाँ पर रशियन मिलिट्री की हैवी प्रेजेंस है। यानी रशियन मिलिट्री इजराइल के बॉर्डर के दूसरी तरफ तैनात है। इसी रास्ते से होकर इजराइल ईरान के सपोर्ट वाले मिलिटेंट्स पर अक्सर एयर स्ट्राइक किया करता है। अब अगर रशिया से इजराइल के रिश्ते खराब हो जाते हैं और रशिया इस इलाके में इजराइल के लिए नो फ्लाई जोन घोषित कर देता है तो उन मिलिटेंट्स पर इजराइल एयर स्ट्राइक नहीं कर पाएगा, जिससे उसकी सिक्योरिटी के लिए खतरा बढ़ता रहेगा। इसीलिए इजराइल अब तक इस लड़ाई में इकलौता ऐसा यूएस का करीबी था जो अभी तक न्यूट्रल पोजीशन लिए हुए था, लेकिन ये वार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसीलिए यूएसए और बाकी की वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत ज्यादा प्रेशर बनने की वजह से इजराइल को लेकर कुछ ऐसी खबरें आने लगी जिससे रशिया और इजराइल के रिश्ते और भी ज्यादा खराब हो गए, क्योंकि रशिया को लगा कि इजराइल अपना आयरन डोम डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को भेज सकता है। जी हाँ, ये वही आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है जो छोटे मोटे रॉकेट्स और मिसाइल्स को हवा में ही खत्म कर देता है। लगभग 90% इसका सक्सेस रेट है। यानी छोटे रॉकेट्स और मिसाइल अगर ऐसे इलाके में मारी जाती हैं जहाँ पर आयरन डोम डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है तो 100 में से 90 रॉकेट्स को हवा में ही खत्म कर दिया जाएगा। अब अगर इजराइल ने ये डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दिया तो रशिया का गुस्सा होना लाजमी है। पर ये आयरन डोम डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि रशिया की बड़ी मिसाइल्स को रोक सके, लेकिन फिर भी यूक्रेन इसे इसलिए चाह रहा है क्योंकि ईरान से रशिया काफी बड़ी मात्रा में मिसाइल्स और ड्रोन्स को खरीद रहा है। इन छोटी रॉकेट्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल रशिया यूक्रेन की मिलिट्री पर करता है। उससे उनको सेव करने के लिए यूक्रेन आयरन डोम डिफेंस सिस्टम चाहता है। पर रशिया ने ऑलरेडी इजराइल को वार्निंग दे दी है कि कोई भी जंग में किसी भी तरह के हथियार अगर यूक्रेन को देगा तो वो जंग में तनाव को बढ़ावा देगा और हमें उकसाने की कोशिश मत करो। रशिया ने ये वार्निंग सीधे तौर पर इजराइल और उसके आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को लेकर दी है। अब अगर इजराइल ने ऐसा किया तो रशिया इसके जवाब में सीरिया में कार्रवाई करेगा, क्योंकि सीरिया में रशिया की बहुत ज्यादा मिलिट्री है और सीरिया से इजराइल के रिश्ते बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो रशिया सीरिया को बड़े पैमाने पर हथियार प्रोवाइड करेगा और ईरान को भी सीरिया में मौजूद मिलिटेंट्स को हथियार प्रोवाइड करने में मदद करेगा। इन हथियारों का यूज इजराइल के खिलाफ ये देश करेंगे। इसीलिए शायद इजराइल ऐसा कभी ना करे, पर शायद कर भी सकता है, क्योंकि इसकी भी एक वजह है। असल में रशिया यूक्रेन वार में रशिया ईरान के बहुत करीब आ गया है और वो ईरान से ड्रोन्स और रॉकेट्स को इंपोर्ट कर रहा है। ईरान के शाहिद 129S ड्रोन्स रशिया यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ये आत्मघाती ड्रोन काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और ये ड्रोन इतने इफेक्टिवली इस्तेमाल किए हैं कि रशिया अब इन ड्रोन्स की फैक्ट्री मॉस्को में लगाने का प्लान कर रहा है और ईरान रशिया के साथ मिलकर इन ड्रोन्स को और भी ज्यादा पावरफुल बनाएगा। अब ये ड्रोन्स रशिया इसलिए खरीदता है क्योंकि ये ड्रोन्स उसे काफी सस्ते पड़ते हैं और रशिया और ईरान दोनों ही ऐसे देश हैं जिन पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखे हैं, इसीलिए दूसरे देशों से वो आसानी से बिजनेस भी नहीं कर पाते। रूस से ईरान इसलिए भी नजदीकियां बढ़ा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में रूस मदद कर रहा है। अब यूं तो इजराइल रशिया का करीबी था, पर इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर हो और इसीलिए शायद वो
यूक्रेन को वेस्टर्न कंट्रीज के कहने पर आयरन डोम प्रोवाइड कर दे। अब दोस्तों इसराइल के रिश्ते रूस के साथ इतिहास में भी काफी उतार चढ़ाव बने रहे हैं। जिस देश की लाखों की आबादी आपके यहाँ रहती हो, फिर भी आपके रिश्ते उससे खराब भी हुए हों। ये बात क्लियरली दर्शाती है कि इसराइल और रूस के रिश्ते काफी पेचीदा हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इसराइल का अमेरिका के नजदीक रहना उसकी बहुत बड़ी मजबूरी भी है, क्योंकि अमेरिका हर साल इसराइल को मदद के तौर पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड देता है, जिससे वो हथियार खरीद सके और सरवाइव कर सके। 1999 में अमेरिकी सरकार ने कमिट किया था कि वो हर साल इसराइल को लगभग $2.5 अरब की एड देंगे, लेकिन 2009 से ये अमाउंट बढ़ाकर लगभग $3 अरब कर दिया गया है। अब जब इसराइल का झुकाव अमेरिका की तरफ ज्यादा होगा, तो जो भी देश अमेरिका का करीबी होगा वो रूस का करीबी ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकेगा। वरना 1948 में जब इसराइल फॉर्म हुआ था, तो तुरंत ही रशिया ने इसराइल के साथ अपने रिलेशन फॉर्म कर लिए थे, लेकिन ये रिलेशन ज्यादा दिनों तक नहीं चल सके। और जब सेकेंड अरब इसराइल वार हुआ, तो सोवियत यूनियन ने इजिप्ट की इतनी मदद की कि न्यूक्लियर हमले तक की धमकी दे दी। और उसके बाद 6 डे वार में भी सोवियत यूनियन ने अरब कंट्रीज को, स्पेशली इजिप्ट को, खुलकर हथियार सप्लाई किए। इस टाइम इसराइल और सोवियत यूनियन के रिश्ते इतने ज्यादा खराब हो गए कि वो 1991 तक तब तक नहीं सही हुए जब तक सोवियत यूनियन खत्म नहीं हो गया। और सोवियत यूनियन खत्म होकर नया देश रशिया बना, तब रशिया और इसराइल के रिश्ते फिर से नॉर्मलाइज हो गए। इतने कि इस टाइम रशियन अरबपति बिलियनर्स के पास दूसरा सबसे कॉमन पासपोर्ट इसराइल का ही पासपोर्ट है। अब इसराइल के लिए रशिया से दोस्ती करने की बड़ी वजह सीरिया है, क्योंकि इसका बॉर्डर इसराइल से मिलता है और यहाँ पर रशियन मिलिट्री अगर न मौजूद हो तो ईरान सीरिया के थ्रू बहुत से हथियार इसराइल के दुश्मन हिजबुल्लाह तक पहुँचा देगा। वैसे भी पहुँचाता ही है। वहीं इसराइल ये भी जानता है कि उसकी असली ताकत उसकी एयरफोर्स है, और अपने फाइटर जेट्स के दम पर इसराइल अपने दुश्मनों पर एयर स्ट्राइक करके उनके ठिकानों को तबाह करता रहता है। और उन्हीं फाइटर जेट्स के लिए सबसे बड़ा खतरा और घातक हथियार है रशियन S-300 और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिन्हें रशिया काफी दिनों से सीरिया में तैनात भी किए हुए है। ये डिफेंस सिस्टम हवा में उड़ रहे फाइटर जेट्स को तबाह कर सकता है। इवन रशिया ने एक बार सीरिया की हवाई सीमा में उड़ रहे इसराइल के फाइटर जेट को इसी डिफेंस सिस्टम से तबाह भी कर दिया था। हालांकि इससे इसराइल के पायलट की जान बच गई थी। रशिया ने बाद में कहा था कि ऐसा गलती से हुआ, और इसराइल ने भी इसका बदला नहीं लिया और बयान देकर कहा कि ये सिर्फ एक इंसिडेंट है, भले ही ये गलती से हुआ हो और एक कोइंसिडेंस हो। लेकिन इससे इसराइल की मिलिट्री को ये जरूर पता चल गया था कि ये डिफेंस सिस्टम उनके लिए कितना ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए रशिया ने अगर ये डिफेंस सिस्टम इसराइल के दुश्मन देश चाहे ईरान हो, सीरिया हो या गाजा पट्टी पर तैनात हमास को दे दिया, तो इसराइल बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा, क्योंकि फिर वो ऐसी एयर स्ट्राइक नहीं कर पाएगा जैसी वो इस टाइम कर लेता है। और पुतिन की इसराइल को दी गई धमकी में ये साफ नजर भी आता है, क्योंकि अगर इसराइल ने आयरन डोम डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दिया या कोई और हथियार उसको देकर उसकी मदद की, तो रशिया अपने हथियार जैसे S-400 डिफेंस सिस्टम इसराइल के दुश्मन देशों को दे सकता है। अब इन देशों के सामने अगर इसराइल की एयरफोर्स कमजोर पड़ गई, तो इसराइल के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगेगा, क्योंकि इसराइल की सेना जमीनी स्तर पर इनसे नहीं लड़ सकती। यानी एक तरह से पुतिन से इसराइल की दुश्मनी इसराइल की हालत भी यूक्रेन जैसी कर सकती है। दोस्तों 1967 में 6 डे वार के दौरान सोवियत यूनियन से इसराइल के रिश्ते जितने खराब हुए थे, लगभग उसी तरह इस टाइम भी खराब हो रहे हैं। अभी चंद हफ्तों पहले यूनाइटेड नेशंस में इसराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट पर डिबेट होनी थी। इसराइल चाह रहा था कि इस डिबेट की डेट आगे बढ़ा दी जाए, क्योंकि उसी दिन इसराइल का मेमोरियल डे भी था। पर रशिया, जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट है, उसने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और इसराइल की रिक्वेस्ट को डिनाई करके सेम डे पर ही डिबेट करवा दी। इसका रीजन शायद यही था कि इसराइल ने रशिया और यूक्रेन वार में यूएन में कभी न्यूट्रल पोजीशन अपनाई तो कभी यूक्रेन का साथ दिया है। वैसे दोस्तों ये सिर्फ मेरी अपनी रिसर्च और अपना ओपिनियन था। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? रशिया इसराइल के रिश्ते ईरान की वजह से खराब हुए हैं या फिर यूक्रेन वार की वजह से? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।